नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। युद्ध अभ्यास साइक्लोन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत इजराइल के बीच एक संयुक्त विशेष बल युद्ध अभ्यास है। दूसरा कथन है, इसका दूसरा संस्करण 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक अंसास मिस्र में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। युद्ध अभ्यास साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त विशेष युद्ध अभ्यास है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इसका दूसरा संस्करण जो है वो 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक अंसास में किया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, X3 मिशन से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु इस मिशन को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, इस मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और तीसरा कथन है, स्पेस एक्स के इस मिशन में पहले तुर्की के अंतरिक्ष यात्री अल्पर गेजराउसी भी शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। X3 मिशन से संबंधित ये तीनों कथन जो है वो सही है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन में स्वच्छ एवं हरित CO2 आधारित एयर कंडीशनर संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है INS शिवाजी, ऑप्शन बी है INS कदम्ब, ऑप्शन सी है INS हंसा, और ऑप्शन डी है INS अभिमन्यु। 17 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने INS शिवाजी नौसेना स्टेशन में स्वच्छ एवं हरित CO2 आधारित एयर कंडीशनर संयंत्र का उद्घाटन किया है, जिस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 12 जनवरी 2024 को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दूसरा कथन है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 12 जनवरी 2024 को DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और यह जो है मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा। और दूसरा कथन है, इसके साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंच गया है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और भारत जो है वो सूर्य पर मिशन भेजने वाला चौथा देश बन गया है, ना कि तीसरा, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इस प्रकार इसमें ए सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य संयुक्त लघु उपकरण के विकास में सहयोग के संबंध में 1 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
इस संयुक्त उपग्रह को तैयार करने की अनुमानित लागत कितनी है जिसे भारत सरकार वहन करेगी? ऑप्शन ए है 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 30 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 35 करोड़ रुपए। इसरो एंड मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग के संबंध में 1 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया और इसका अनुमानित लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान योजना के संबंध में विकल्पों में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन बी है इस योजना की क्रियान्वयन अवधि वर्ष 2021 से 2026 तक है। ऑप्शन सी है योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपए है। और ऑप्शन डी है इस योजना में वर्तमान में संचालित की जा रही 3 उप योजनाएं शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना में जो संचालित उप योजनाएं हैं वो 5 है, ना कि 3 है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कौन सा देश चंदा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया? ऑप्शन है ताइवान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है सिंगापुर। जनवरी 2024 में जापान जो है वो चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनवरी 2024 में आईएनएस निरूपक को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और दूसरा कथन है आईएनएस निरूपक को राष्ट्र की 38 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2024 में आईएनएस निरूपक को 38 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। तो इस प्रकार जो एक है और दो है वो सही हो जाएगा दोनों। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की। दूसरा कथन है यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को असफल करने हेतु शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन सर्वशक्ति के संबंध में ये दोनों कथन सही हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत जो है वो भारतीय सेना ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को असफल करने हेतु किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनवरी 2024 को स्पेस एक्स द्वारा पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया। और दूसरा कथन है डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और तीसरा कथन है स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से 21 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 6 डायरेक्ट टू सेल उपग्रह भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है एक और तीन और ऑप्शन डी है दो और तीन। 2 जनवरी 2024 को स्पेस एक्स द्वारा पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है। और यह उपग्रह जो है वो फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ओके, और फाल्कन 9 रॉकेट से 21 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 6 डायरेक्ट टू सेल उपग्रह थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन तीनों सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा कथन है इसका आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में आयोजित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ना कि सऊदी अरबिया के बीच। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके,
और इसकी शुरुआत जो है वो 2 से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने देश के पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया। और दूसरा कथन है, इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-52 से लॉन्च किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने देश के पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और इसका प्रक्षेपण जो है वो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया, ना कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-52। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इसका प्रक्षेपण जो है वो केवल PSLV द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास इसका केंद्रीय विषय रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका केंद्रीय विषय जो है वो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक प्रक्षेपण है, ना कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत सतत विकास है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास जो है वो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय है। तो इस प्रकार इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2024 को कौन भूटान के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है लॉटे शेरिंग, ऑप्शन बी तोशेरिंग तोबागे, ऑप्शन सी है शेरिंग वांगचू, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 28 जनवरी 2024 को तोशेरिंग तोबागे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2024 को डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ। वह थे, ऑप्शन है मेडिसिनल केमिस्ट, ऑप्शन बी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है ऑन्कोलॉजिस्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 27 जनवरी 2024 को डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हुआ था। वे मेडिसिनल केमिस्ट थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में अजाली ओसोमनी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है बोलीविया, ऑप्शन बी है गुआना, ऑप्शन सी है चिली, और ऑप्शन डी है कोमोरोस। जनवरी 2024 में अजाली ओसोमनी जो है वो कोमोरोस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माओफ्लांग में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। माओफ्लांग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय, और ऑप्शन डी है नागालैंड। माओफ्लांग जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को कौन मलेशिया के 17वें राजा बने? ऑप्शन है सुल्तान नाजरीन, ऑप्शन बी है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, और ऑप्शन सी है सुल्तान अहमद शाह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है वो मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन बी है डॉक्टर पीडी वाघेला, ऑप्शन सी है आर.एस. शर्मा, और ऑप्शन डी है राजीव अग्रवाल। केंद्र सरकार ने अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसने परिधान निर्यातकों के संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला?
ऑप्शन ए नरेन गोयानका, ऑप्शन बी है सुधीर शेखारी, ऑप्शन सी है राजेश बजाज और ऑप्शन डी है किरण मजुमदार। जनवरी 2024 में सुधीर शेखारी परिधान निर्यातकों के संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2024 को डॉक्टर प्रभा आत्रे का निधन हुआ। वह थी ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी है सरोद वादक, ऑप्शन सी है शास्त्रीय गायिका और ऑप्शन डी है भारतनाट्यम नृत्यांगना। 13 जनवरी 2024 को डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ था और वे शास्त्रीय गायिका थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2024 को जोसेफ बोआकाई ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन है इथोपिया, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है दक्षिणी सूडान। जोसेफ बोआकोई जो है वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया। ऑप्शन है डी के पाठक, ऑप्शन बी है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी है दलजीत सिंह चौधरी और ऑप्शन डी है एस एस देसवाल। 19 जनवरी 2024 को दलजीत सिंह चौधरी को केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जनवरी 2024 को प्रसिद्ध उर्दू शायर मुन्नावर राणा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्यिक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2009 और ऑप्शन डी है 2012। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुन्नावर राणा को साहित्यिक अकादमी अवार्ड से 2014 में सम्मानित किया गया था। जिस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2024 को उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। दूसरा कथन है वह ग्वालियर घराने के गायक थे और तीसरा कथन है उन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 9 जनवरी 2024 को उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ और वह एक शास्त्रीय गायक थे और वे रामपुर साहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे, ना कि ग्वालियर के घराने से। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और उन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जो है वो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन है विकास स्वरूप, ऑप्शन बी है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है अजय विसारिया। 4 जनवरी 2024 को इंद्रमणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन है श्रीकांत कांडीकुप्पा, ऑप्शन बी है टी एस विजयन, ऑप्शन सी है दिनेश भार्गव और ऑप्शन डी है आर के त्यागी। 1 जनवरी 2024 को आर के त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किसे एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। ऑप्शन है विकासशील, ऑप्शन बी है विवेक जोशी, ऑप्शन सी है समीर कुमार खरे और ऑप्शन डी है अशोक लवासा। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने विकासशील को एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 2024 में किसने यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है नाडिया काल्विनो, ऑप्शन बी है जेना मार्गरेट, ऑप्शन सी है जेनेट मेलेन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जनवरी 2024 में नाडिया काल्विनो ने यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2024 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास केंद्र आयुष दीक्षा का शिलान्यास भरतपुर स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था में किया गया। यह संस्था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। भरतपुर स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां नए अत्याधुनिक बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है नोएडा। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने असम में कहां स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्था का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है जोरहाट और ऑप्शन डी है तिनसुकिया। 12 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्था का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन किया? ऑप्शन है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है मथुरा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उज्जैन में स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है मेघाट टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जनवरी 2024 में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बीज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहा बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैन्य स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन है वृंदावन, ऑप्शन बी है ओखाला, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है लखनऊ। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा चुने गए हैं। दूसरा कथन है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर भारत के विराट कोहली चुने गए हैं। और तीसरा कथन है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं। और चौथा कथन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के पैट कामिंस चुने गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आईसीसी अवार्ड 2023 से संबंधित ये चारों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें उपयुक्त सही सही हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए प्रोफेसर बी आर कंबोज, ऑप्शन बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी प्रोफेसर रतनलाल और ऑप्शन डी डॉक्टर रवि कन्नन। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 जो है वो प्रोफेसर बी आर कंबोज को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित लोकनीति संवाद 2024 के दौरान स्वामित्व योजना को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इंदौर में, ऑप्शन बी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में, ऑप्शन सी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस अहमदाबाद में और ऑप्शन डी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ में। जनवरी 2024 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में लोक नीति संवाद 2024 के दौरान स्वामित्व योजना को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए किरण बालियान, ऑप्शन बी सिमरन, ऑप्शन सी जैनब खातून और ऑप्शन डी पूनम यादव। सामान्य वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022-23 किरण बालियान को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस परेड 2024 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार 2024 जो है वो उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2024 को 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें फिल्म 12 फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया और दूसरा कथन है, इसमें विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के संबंध में ये दोनों जो कथन है वो सही है। इसमें 12 फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है और वधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को किसे संत कबीर अकादमी लखनऊ का संत कबीर अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर ईश्वर चंद्र गुप्ता, ऑप्शन बी डॉक्टर शरण दास शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर उमाशंकर व्यास और ऑप्शन डी डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा। 26 जनवरी 2024 को डॉक्टर शरणदास शास्त्री को लखनऊ का संत कबीर अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और तीसरा कथन है, इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और दो और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है और इसमें 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा है और इस पुरस्कार विजेता में 30 महिलाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा और कथन तीन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और कथन जो दो है वो सही नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 23 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो वर्ष 2019 में हुई थी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घोषित बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2019-20
2021, 21-22 और 22-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, वर्ष 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर के लिए पाली उमारिगल पुरस्कार शुभन गिल को प्रदान किया गया है। और ऑप्शन बी है, वर्ष 2020-21 और 21-22 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को चुना गया है। ऑप्शन सी है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को प्रदान किया गया है। और ऑप्शन डी है, दिलीप सरदेसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हेतु वर्ष 2022-23 के लिए जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। दिलीप देसाई पुरस्कार टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हेतु वर्ष 2022-23 के लिए जसप्रीत बुमराह को प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और दूसरा कथन है, यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह पुरस्कार जो है वो 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को दिया जाता है, ना कि 3 श्रेणियों में। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया, तो दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2024 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन बी है पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब, ऑप्शन सी है जैन डिम्ड टू बी विश्वविद्यालय बेंगलुरु, और ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा। 4 जनवरी 2024 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने जैन डिम्ड टू बी विश्वविद्यालय बेंगलुरु को नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में महतारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत सरकार विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? ऑप्शन है 500 रुपये, ऑप्शन बी है 1000 रुपये, ऑप्शन सी है 1200 रुपये, और ऑप्शन डी है 1500 रुपये। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ओके, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है संविधान में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा, और ये पहला और दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, और ऑप्शन डी है चौथी। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार ब्यौरा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पहली अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, और ऑप्शन डी है चौथी। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी है पंचायती व्यवस्था को और ऑप्शन डी है भाषा को। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है? पहला है संघ में मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है और इसमें निम्न व्यक्ति शपथ ले सकते हैं। पहला है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये लोग तृतीय अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। ओके, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची में। राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पहले यह प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। सूची 2 में भाषा, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची, कुछ नियमों का विधि मान्यकरण। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और 8वीं अनुसूची का जो विषय है वो भाषा से संबंधित है, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो कुछ अधिनियमों का विधि मानकीकरण से संबंधित है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 1 4 2, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है विशेष सूची। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह समवर्ती सूची का विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी है रेडियो और टेलीविजन और ऑप्शन डी विदेशी मामले। जो आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। ओके, और ये रेडियो और टेलीविजन विदेशी मामले ये दोनों जो है वो केंद्र सूची के विषय हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर और ऑप्शन डी है निख्यात निधन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निख्यात निधन ये जो तीनों हैं वो राज सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, ऑप्शन बी है जनगणना संघ सूची, ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची और ऑप्शन डी है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है वो चौथी अनुसूची में ना कि दूसरी अनुसूची में, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है रक्षा। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है कृषि। पुलिस और पुलिस सॉरी और पुलिस ये दोनों जो है वो राज्य सूची के विषय हैं और रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है 41वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 43वां और ऑप्शन डी है 45वां। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वन को जो है वो पहले राज्य सूची का विषय था, अब वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विषय सूची, ऑप्शन ए है वन समवर्ती सूची, ऑप्शन बी है शेयर बाजार समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है डाकघर बचत बैंक संघ सूची और ऑप्शन डी है जन स्वास्थ्य राज्य सूची। जो शेयर बाजार है वो संघ सूची का विषय है ना कि समवर्ती सूची का, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है वो अब समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची वन सूची दो। सूची वन में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। केंद्र सूची का विषय जो है वो जनगणना है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राज्य सूची का विषय जो है वो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, समवर्ती सूची का विषय जो है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, ऑप्शन बी है पंचायती राज से, ऑप्शन सी है भूमि सुधार से और ऑप्शन डी है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल प्रतिरोध विधायन से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है बैंकिंग, ऑप्शन बी है बीमा, ऑप्शन सी है जनगणना और ऑप्शन डी है गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जो शामिल नहीं है वो गैस है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो तीनों है वो संघ सूची के विषय हैं। ओके, ये संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ऑप्शन है तीसरी, ऑप्शन बी है पांचवी, ऑप्शन सी है सातवीं और ऑप्शन डी है नौवीं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से विभिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए और ऑप्शन डी है सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध जो है वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचित 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। संविधान की अनुसूचित 6 में जो राज्य शामिल है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, तो इस प्रकार जो मणिपुर है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है वो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है। ऑप्शन है रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है जनगणना और ऑप्शन डी है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। निगम कर और जनगणना जो है वो संघ सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार जो इसमें ये दोनों है सी और बी और सी, ये संघ सूची के विषय हैं। ओके, और रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी है राज सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में पंचायती राज विषय को शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन है दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है कारागार और ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 या समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया का विषय शामिल है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जबकि पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था जो है वो राज सूची के विषय हैं, ये राज सूची के विषय हैं। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन ए सूची 1 केंद्र सूची में, ऑप्शन बी है सूची 2 राज्य सूची में, ऑप्शन सी है सूची 3 समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी है तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। विवाह विवाह विच्छेदन या तलाक और गोद लेना जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 यानी समवर्ती सूची में प्रावधान किए गए हैं इसका, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिका से, ऑप्शन बी है पंचायत राज से, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार निवारण से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति जो थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समाजवादी पंथनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। उसके बाद जो भारत की संवैधानिक स्थिति है हो गई थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गई थी, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देश्य का, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, जिस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3 5 2 1, ऑप्शन बी है 1 3 5 2, ऑप्शन सी है 2 5 3 1, और ऑप्शन डी है 5 2 1 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, तो इस प्रकार इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ऑप्शन है सी ए डी एवं बी, ऑप्शन बी है सी डी ए एवं बी, ऑप्शन सी है सी डी बी एवं ए, और ऑप्शन डी है डी ए सी एवं बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले सार्वभौमिक शब्द आया था, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक आया था, तो इस प्रकार इसमें सी ए डी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है, ये बी होना चाहिए, ये सी, ऑप्शन बी है 46वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्द से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्द से, और ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, तो अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्ति है और किसी भी बाहर सत्ता के अधीन नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद, और ऑप्शन डी है अंतःक्रियावाद। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन है भारत के अनेक धर्म हैं, ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन है संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य का और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की उद्देश्य का जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है बेरूबारी, ऑप्शन बी है सज्जनन सिंह, ऑप्शन सी है गोलकनाथ और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती। बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन है बेरूबारी विवाद, ऑप्शन बी है एके गोपालन विवाद, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर्श विवाद और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ऑप्शन है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में और ऑप्शन डी है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में और ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है और वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।